नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर खबर के माध्यम से, पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप भाग लेते हैं। आप वोट करते हैं वहां पर और नतीजे आप देखते हैं रात को 9 बजे जनमत में, जहां हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, कौन से वो विषय होने वाले हैं जिनके बारे में आपको आज अवगत कराया जाएगा। चलिए, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से तो आपको समझाते ही हैं, लेकिन कौन से वो मुद्दे रहेंगे आपको बता देते हैं कि आज जो बड़ा दिन था वो ये था कि कौन से आज के मुद्दे रहेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। सबसे पहले जो बड़ी खबर आई है आपको बताएं जम्मू कश्मीर से। यहां आपको बताएं 4 जवान यहां पर बलिदानी हो गए हैं। 4 जवान बलिदानी हो गए हैं। आपको खबर बता रहे हैं 6 जवान यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में यह हमला हुआ है जहां मछेड़ी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में यह खबर आई है जहां पर हमारे 4 वीर सेनानी, हमारे 4 वीर जवान जो हैं वो बलिदानी हुए हैं। उनके बलिदान होने की खबर यहां पर आई है। 4 जवान हमारे बलिदान हुए हैं, 6 जवान घायल हुए हैं। मछेड़ी में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ की खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया है और इस हमले में 4 जवान बलिदानी हो गए हैं। 4 जवान के बलिदानी होने की यह खबर जो है वो सामने आई है। 6 जवान यहां पर घायल भी बताए जा रहे हैं और यह बड़ी दुखद खबर आ रही है जहां पर हमारे वीर जवानों ने शौर्य पराक्रम दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारे साथ इस वक्त एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोहिल बशीर जम्मू कश्मीर से, उन्होंने इस बारे में क्या अपडेट दी है वो सुनिए। कुलगाम में कल हुए 2 अलग अलग मुठभेड़ों में हिजबुल मुजाहिदीन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दचका लगा है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के 6 आतंकियों को कल 2 ऑपरेशंस में कुलगाम में मारा गया है। इस वजह से यहाँ पर जो भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर AK-47 राइफल जो है वो बरामद कर ली गई है, साथ साथ मैगजीन्स बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड्स। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो AK-47 के गोलियाँ हैं या बाकी असला और गोला बारूद है वो बरामद कर लिया गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज के लिए है और माना जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा दचका लगा है। और खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के DIG साउथ कश्मीर और साथ साथ ब्रिगेडियर 1 और 2 सेक्टर ने इस बात की जानकारी दी कि हिजबुल मुजाहिदीन को पूरी तरीके से बहुत बड़ा झटका लगा है और भारी मात्रा में उन आतंकियों से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तो कुल 2 बड़े ऑपरेशन जो सुरक्षा बल के जवानों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। 6 आतंकियों को मारा गया जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और भारी मात्रा में उनसे असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज, दक्षिण कश्मीर, खनावल। चलिए, ये तो थी स्पेशल रिपोर्ट जो ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बताई। आज हम किन मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। जी हां, पहला मुद्दा जो रहेगा वो ये है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। भारत और रूस, ये वो पक्के दोस्त हैं जिनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं शुरुआत से अब तक। और PM मोदी इस वक्त रूस में है। क्या खास रहेगा वो आपको एक्सपर्ट एनालिसिस बताएंगे, केवल हम आपको खबर नहीं सुनाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले फ्लोर ग्राफिक्स में क्या नीट होगा कैंसिल या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया, क्या फैसला, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नोएडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, कैसे, कहां पर, क्या, विस्तार से स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से जनमत में बने रहिए। और आगे बढ़ेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे फ्रांस जल रहा है। चुनाव हो गए, चुनाव में मैक्रों की हार भी हो गई, लेकिन हार क्या बर्दाश्त हुई, नहीं हुई, दंगे वहां पर हो गए। और क्या पैटर्न चल रहा है विश्व में, क्या ये भारत में भी ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता था, क्या भारत बच गया, ये हमारी रिपोर्ट में जानिएगा, विस्तार से समझाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे, ये बात करेंगे अमची मुंबई डूब गई। जी हां, महाराष्ट्र में जिस तरीके की बाढ़ प्रलय आ रही है, रायगढ़ फोर्ट में एक बादल जिस तरीके से फटा और पूरे लोग वहां पर जो सेनानी थे, टूरिस्ट थे, वो कैसे फंस गए, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जनमत के बड़े मुद्दे जिनके बारे में आज हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। खैर, शुरुआत करते हैं जनमत में। आज खबर की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से 9 जुलाई तक रूस की यात्रा पर हैं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। दोनों नेता 22वें भारतीय रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी। रूस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया भी जाएंगे। इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने भारत रूस के संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ी है। मॉस्को दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उत्सुक हूं। रूस के अलावा पीएम मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर तो जाएंगे ही, उन्होंने ऑस्ट्रिया को भारत का दृढ़ और विश्वसनीय भागीदार भी बताया है। पीएम मोदी ने कहा, हम लोकतंत्र के आदर्शों को साझा करते हैं। मैं नए क्षेत्रों में हमारी साझेदारी की और अधिक ऊंचाइयों तक उसको ले जाने की आशा करता हूं। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मंटूरोव पीएम मोदी को अपनी कार से होटल ले गए और ये तस्वीरें आपको तब की दिखा रहे हैं जब लैंड किया था पीएम मोदी का जहाज और उनको गार्ड ऑफ ऑनर वेलकम किया गया था। और पीएम मोदी का अपनी कार से होटल ले गए। उनको एक बैठक के बाद वे राष्ट्रपति पुतिन के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी 22वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर मॉस्को पहुंचे हैं। दोनों नेता 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय हितों पर बात होगी। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी की ये पहली रूस यात्रा है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक संतुलित और तटस्थ स्टैंड अपनाया है। रूस ने पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद अहम बताया है। हालांकि पीएम मोदी के रूस दौरे से पश्चिमी देशों में जलन देखने को मिल रही है। क्रेमलिन यानी कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात का दावा किया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने कहा, पीएम मोदी की आगामी यात्रा पर पश्चिमी देश बहुत ही बारीकी और ईर्ष्या से नजर बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी का मतलब है कि वो इसे बहुत महत्व देते हैं और वो गलत नहीं है। इसमें बहुत महत्व देने वाली बात है। युद्ध के संबंध में भी पीएम मोदी मुखर रहे हैं और वो यूक्रेनी राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इस युद्ध को समाप्त करने की अपील कर चुका है। पीएम मोदी और पुतिन की 2 साल बाद मुलाकात हुई। इससे पहले सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के सरकंद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की थी। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक, रणनीतिक और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध माने जाते हैं। ये संबंध कई मायने में अहम है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10 अरब डॉलर था। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर तक के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया है। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग रहा है। रूस ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजने में मदद की थी। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में सहयोग होता है। इसके अलावा भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या रूसी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा हासिल करती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी होते हैं। भारतीय संस्कृति और योग का रूस में बड़ा प्रभाव है। भारत और रूस विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं, जैसे ब्रिक्स, SCO और UN। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करते हैं और वैश्विक सुरक्षा में योगदान देते हैं। फिलहाल भारत और रूस के बीच उभरते हुए नए क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
साइबर सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी शामिल है। दोनों देशों के बीच नियमित दौरे और शिखर सम्मेलन होते हैं। अब शिखर सम्मेलन के साथ साथ ये भी देखना होगा कि भारत और रूस के बीच के संबंध आने वाले समय में और कितने बेहतर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज़। और देखिए, स्वागत कोई ऐसा ही नहीं हुआ, नाच हुआ, नृत्य हुआ और जोरदार स्वागत। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे डांस करते हुए, भारतीय पारंपरिक संगीत पर नृत्य करते हुए और हरे कृष्णा का जाप करते हुए, और राधे राधे मैं भी बोलूं, आप भी बोलिए। और ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की धुन पर नाचते थिरकते ये कृष्ण के भक्त। रूस में इस्कॉन की जो प्रथा है वो बेहद बड़ी है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर हिंदुत्व को भी मानते हैं और रूस में प्रभु श्री कृष्ण के अनुयायी बहुत सारे हैं। और देखिए, नाचते थिरकते हुए, झूमते हुए, प्रभु श्री कृष्ण को याद करते हुए ये कृष्ण भक्त आपको नजर आएंगे। जरा आनंद लीजिए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा के आपको नृत्य की संगीत के साथ मृदंग सुनाते हैं। चलिए, आपने खबर भी सुन ली और भगवान का नाम भी ले लिया। और ये देखिए, रूस की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारत ही नहीं, विश्व में नाम लिया जाता है प्रभु श्री कृष्ण का, और कृष्ण की लीला ही इतनी प्यारी है कि नाचते थिरकते हुए कृष्ण भक्त रूस में भी मौजूद हैं। चलिए, ये तो आपको रिपोर्ट बताई और ये दिखाया स्वागत कैसे पीएम मोदी का हुआ, सनातनी परंपरा कैसे वहां पर भी चल रही है, लेकिन इसकी बारीकियों को समझिए। कितना महत्वपूर्ण ये जो विजिट है पीएम मोदी का रूस और भारत के लिहाज से रहेगा, और क्यों बाहरी ताकतों को, वेस्टर्न मीडिया को और वेस्टर्न कंट्रीज को, पश्चिमी देशों को मिर्ची लगी है। इस पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जो एक रिएक्शन भेजा है रविंद्र सचदेव ने, विदेश मामलों के जानकार हैं, उन्होंने विस्तार से समझाया। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ कहा है रविंद्र सचदेव ने। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की ये जो विजिट है, इसका एक बहुत ही अहम इम्पैक्ट होगा रशिया इंडिया रिलेशंस में अगले 3 से 4 वर्षों के लिए। मौके कम होते हैं जब लीडर्स 1-on-1 मिलते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म विजन की स्थापना करते हैं। तो अभी ये जो मीटिंग होगी मोदी जी और पुतिन के बीच में, इसमें जो बिग पिक्चर एग्रीमेंट्स होंगी दोनों लीडर्स के बीच में कि हमें अपने दोनों देशों की ट्रैजेक्टरी अगले 1, 2, 3 वर्ष और लंबा तो अलग छोड़िए कैसी देखनी है, ऐसे में बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स होंगी। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में जो माहौल चल रहा है, दुनिया 2 भागों में या 3 भागों में या 4 भागों में बढ़ती जा रही है, और रशिया कुछ हद तक चाइना की तरफ टिल्ट होता जा रहा है, और इधर भारत कुछ हद तक, काफ़ी हद तक अमेरिका की तरफ टिल्ट होता जा रहा है। बट इस बीच में भारत और रशिया को अपने बायलैटरल रिलेशंस का एक बहुत ही अहम फैक्टर दिखता है जो दोनों देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरत है। रशिया को भारत जैसा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलेगा तो वो चीन की तरफ कम झुकेगा। भारत को रशिया जैसा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलेगा तो रशिया चाइना की तरफ कम झुकेगा। ये दोनों चीज़ें हैं। तो और उधर अमेरिका देख रहा है इस पूरी खेल को। आप याद रखिए, आज जो ऑप्टो पॉलिटिक्स है, मोदी जी और पुतिन मिल रहे हैं मॉस्को में, और उधर वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग हो रही है नेटो देशों की, और उनका नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है एंटी रशिया, और इधर रशिया के साथ मोदी जी हैं, और इधर भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते और लंबे चल रहे हैं। तो एक तरह की ये एडजस्टमेंट्स करेगा भारत, अमेरिका, रशिया, क्योंकि सबको अपने हितों में फ़ायदा दिखता है भारत के साथ अच्छे रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, भारत और रशिया के बीच काफ़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं और हो रही हैं और होने जाएंगी,
एनर्जी को लेकर के, स्पेस को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के। परंतु इन सब में से सबसे बड़ी जो डील जो ज़रूरत है इस समय, वो है भारत और रशिया को अपना ट्रेड का बैलेंस और ट्रेड की पेमेंट का सिस्टम बनाना। अभी फ़िलहाल भारत इस साल में शायद करीब $66 बिलियन का रशिया से इंपोर्ट करता है, जिसमें कि ज़्यादातर तेल है, कुछ कोयला है और कुछ फर्टिलाइज़र हैं। हम एक्सपोर्ट करते हैं मात्र 4 या 5 बिलियन, यानी कि करीब $60 बिलियन भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट है रशिया का। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि रशियन ऑयल कंपनीज, जिनका ज़्यादातर पैसा भारत में है, जो हमें देना है, गैसप्रॉम हो गई, रोसनेफ्ट हो गई, अलग कंपनीज हो गई, उनका पेमेंट हम नहीं कर पा रहे क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस हैं, तो हम डॉलर पेमेंट और बैंकिंग नेटवर्क यूज़ नहीं कर पा रहे, जिसके चलते रशिया की जो ऑयल कंपनीज हैं उनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में हैं और वो हम वापस नहीं कर पा रहे। अब ये रशियन कंपनीज कह रही हैं कि हमारा तो मेन बिजनेस है तेल एक्सपोर्ट करना और पैसा कमाना, हम तेल तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सस्ती कीमत में भी कर रहे हैं, पर अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा वापस तो हम एक्सपोर्ट लंबे समय तक कायम नहीं रख पाएंगे, जबकि हमारा इंटरेस्ट है कि रशिया में एक्सपोर्ट करता रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है, आप इसे कहें यानी कि रुपी रूबल ट्रेड कहें, या जो भी मैकेनिज्म हो जिसके द्वारा हम रशियन ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका हम पैसा वापस रशिया पहुंचा पाएं, या जितना पैसा रशिया का भारत में है उस पैसे की वैल्यू का हम एक्सपोर्ट करें, पर जो हम एक्सपोर्ट करें वो रशिया को चाहिए हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, गैसप्रॉम ये कहता है मानो रशिया को दवाइयाँ चाहिए, पर गैसप्रॉम ये कहता है कि मेरे जो 40 बिलियन है मुझे तो पैसा चाहिए कैश में, मैं दवाई इंपोर्ट करके क्या करूँगा, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं हूँ या मैं एक एग्रीकल्चर कंपनी नहीं हूँ, मैं तो एक तेल कंपनी हूँ, मैं तेल एक्सपोर्ट करता हूँ, तेल का पैसा चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी रोड़ा मुश्किल है हमारे रिश्तों में। अगर ये बिग डील प्राइम मिनिस्टर पुतिन इस समय सॉल्व नहीं कर पाए तो भारत और रशिया के रिश्ते आने वाले वक्त में धीमे होते जाएंगे। तो ये देखिए, ये मोदी इस वक्त रूस में है और क्या मायने हैं एक्सपर्ट से आपने जाना, हमारी खबर को भी देखा और वो नृत्य भी देखा जो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कृष्ण भक्त रूस में, रूसी मूल के लोग, भारत में जैसे होता है वैसे ही कृष्ण के भक्त वहां भी है। जनमत में अब बात करेंगे नीट लीक मामले की। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की गई है। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने कहा, एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है, लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे, इसलिए हमें लीक की प्रकृति के बारे में सावधान रहना चाहिए। दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी से किन किन छात्रों को फायदा पहुंचा है, ये जानने के लिए क्या कार्रवाई की गई। इसी पूरी खबर को और विस्तार से अच्छे से समझने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। नीट यूजी परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 24 लाख छात्र कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में
जांच सीबीआई कर रही है। 23 जून को जांच का जिम्मा संभालने के बाद इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गयी। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर याचिकाएं नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि परीक्षा रद्द होने से उन लाखों छात्रों को नुकसान होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि नीट का इम्तिहान होने के बाद कुछ गड़बड़ियां, धोखाधड़ी, चीटिंग के मामले कथित तौर पर सामने आए हैं। इन्हीं के चलते सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में जब अभी तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आए हैं जो इशारा करते हैं कि देश भर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी या धोखाधड़ी हुई है, ये सही नहीं होगा कि पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। ये तो स्पष्ट है। अगर परीक्षा वाले दिन ही बच्चों को पेपर मिला था और उसे याद किया गया, इसका मतलब पेपर केवल स्थानीय स्तर पर ही लीक हुआ था। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं चलता कि कितने स्टूडेंट इसमें शामिल थे, तब दोबारा परीक्षा का आदेश देना पड़ेगा। साथ ही सीजेआई ने एनटीए को पेपर प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की प्रक्रिया से संबंधित 11 सवालों पर जवाब देने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर लीक की टाइमलाइन और पेपर के बीच के अंतराल कितना था। 23 लाख से ज्यादा छात्र हैं और बड़े पैमाने पर अगर इसमें गड़बड़ी है तो हमें पेपर रद्द करना होगा। बहरहाल अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है, लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी नोटिस दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी पर हमने आपसे प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से कि नीट पर कोर्ट की प्रतिक्रिया सही है, तो हाँ में जवाब देने वाले 82% 82% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 18% लोगों ने ना में जवाब दिया। तो ये था पोल। और नीट पर कोर्ट की प्रतिक्रिया सही है नहीं, ये आपने यहां पर उत्तर दिया। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संत तुकाराम महाराज पालकी समारोह की। जी हां, ताल मृदंग की ध्वनि, ज्ञान बा तुकाराम के जय घोष और भक्तिमय वातावरण में तेजी से दौड़ते घोड़े, इस तरह के मनोहारी दृश्य में संत तुकाराम महाराज पालकी समारोह का पहला गोल रिंगण बेलवाड़ी तालुका इंदापुर में उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह दृश्य भक्तों ने साक्षात अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। सणसर मुकाम के बाद संत तुकाराम महाराज की पालकी बेलवाड़ी की ओर प्रस्थान कर गई। जाचक वस्ती ग्राम पंचायत की ओर से पदाधिकारियों ने इस पालकी का स्वागत किया। बेलवाड़ी में पालकी के प्रवेश करते ही बड़े उत्साही माहौल में इसका स्वागत किया गया। 8 बजे के आसपास ज्ञानोबा तुकाराम के जय घोष के साथ पहले नगार खाना और फिर सभी डिंडियां और पालकी समारोह रिंगण स्थल में पहुंचे। पालकी के रिंगण में प्रवेश करते समय मानव पिरामिड बनाकर पालकी को सलामी दी गई। इस वर्ष ये पहली बार की गई थी, जिससे रिंगण की रंगत और भी बढ़ गई। शुरुआत में भेड़ों का रिंगण हुआ और फिर भगवा पताका लेकर वारकरी ताल मृदंग की ध्वनि में दौड़ते हुए फेरे लगाते रहे। इसी पर देखिए हमारी संवाददाता प्रियंका लाठी की यह स्पेशल रिपोर्ट। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी की पालकी जो है उनका आगमन बेलवाड़ी में हो चुका है और बेलवाड़ी में एक मैदान पे अभी हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे गोल रिंगन नाम की जो परंपरा है वो सालों से चली आ रही है। गोल रिंगन क्या है? ये गोल चक्कर इसको कहते हैं और इस गोल चक्कर में आप देख सकते हो मैदान में ये जो झंडा लेके लोग खड़े हैं, ये भगवा झंडा, ये इनका गोल यहाँ पे चक्कर कराते हैं। और इसके बाद जो है अनेक जो भजन जो लोग गाते हैं, ताल मृदंग वीणा जो लोग
ये जो लोग धारण कर रहे हुए हैं, इनका एक गोल चक्र यहाँ पे होता है। उसके बाद आप देखोगे, जैसे कि कल भी हमने दर्शकों को बताया, मेंढ्यान से रिंगण मतलब जो बकरियों का जो यहाँ पे गोल चक्कर मनाया जाता है, वो भी इनके पीछे होता है। ये जो परंपरा है, ये यहाँ की बेलवाड़ी की संत तुकाराम महाराज जी का ये पहला चक्कर है। इसको पहला रिंगण भी कहा जाता है। और ये परंपरा जो है, ये बेलवाड़ी के जो लोग हैं और जो हजारों वारकरी है, ये देखने के लिए, आप भीड़ यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो, ये देखने के लिए बस ये लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और अभी कुछ ही देर में हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि बकरियां जो है वो गोल यहाँ पे चक्कर लगाती है, और उसके पीछे अश्व जो है, जिनको घोड़े कहते हैं आसान भाषा में, वो घोड़े भी यहाँ पे एक चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अनेक वारकरियों का भी यहाँ छोटे छोटे गोल चक्कर में ये खेल खेला जाता है। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, बेलवाड़ी। चलिए जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लव जिहाद की। जी हां, नोएडा के सेक्टर 63 में बहलोलपुर चौकी के अंतर्गत चोटपुर कॉलोनी में रह रहे किराए के मकान में देवेंद्र कुमार की लड़की को बिहार के मधुबनी का रहने वाला जिहादी सोहेल 10 दिन पहले लड़की का अपहरण करके ले गया। सूचना मिलते ही लड़की के पिता 20 से 25 मिनट के अंदर बहलोलपुर चौकी पहुंचकर सारी घटना उन्होंने वहां पर बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद हिंदू संगठनों के माध्यम से सुदर्शन न्यूज के संवाददाता को खबर मिलने के उपरांत वहां पहुंचकर पीड़िता के घर पहुंचकर पीड़ित के परिवार से बातचीत की तो पीड़िता के माता पिता ने बताया कि यह पहली बार नहीं, इसके पहले भी जिहादी सोहेल ने हमारी नाबालिग बच्ची का अपहरण कर घिनौनी कृत्य किया था। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 63 के चोटपुर में। यहाँ पर हम आए हैं, एक लव जिहाद का मामला फिर सामने आया है। जैसा कि आप देखते हैं, लगातार जिहादियों का हौसला बुलंद है और लगातार वो हिंदू लड़कियों को फंसाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हिंदू लड़कियां अभी तक नहीं समझ पा रही, लगातार उनके प्रेम जाल में फंस रही हैं। लेकिन हालांकि मामला इससे कुछ हटके है। इस बार प्रेम जाल का मामला नहीं था, इससे पहले भी देवेंद्र नाम के बिहार के रहने वाले प्रवासी हैं, जो कि यहाँ पर एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक साल पहले सोहेल नामक युवक बिहार का रहने वाला उसका अपहरण कर लेता है। उसके बाद क्यों अपहरण करता है? क्योंकि उसके बाप दारू माफिया हैं। जिहादियों का आतंक आखिर कब तक जारी रहेगा? कब जागेंगे हिंदू? कब अपने बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे? इस तरह से लगातार मामला पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है, लेकिन हिंदू संगठन कहां जाते हैं जब इस तरह का मामला सामने आता है? क्यों खामोश हो जाते हैं वो पुलिस स्टेशन और चौकियां? क्यों थाने वाले खामोश हो जाते हैं? आज एक पीड़ित परिवार, एक मजदूर भीख मांग रहा है, अपने बेटी की भीख मांग रहा है। एक साल पहले इस नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया था। उसके बाद बहुत दबाव बनाने के बाद, तमाम हिंदू संगठनों के एकत्रित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोहेल को जेल भेजने का काम किया था। लेकिन फिर सोहेल ने जेल से बाहर निकलने के बाद लड़की के माता पिता को धमकियां लगातार देने लगा कि यदि पुराना केस आप वापस नहीं लेंगे, किसी भी परिवार के सदस्य को उठा सकता हूं। और इन्होंने लगातार इन्हें धमकियां मिलती रही, लेकिन ये उसे अनसुना करते रहे, डरते रहे बेचारे। लेकिन आखिरकार एक दिन यही हुआ। मई माह में इनके बच्ची की किडनैपिंग हो जाती है, जिसकी शादी कर दिए थे अभी 3 महीने पहले, और शादी के बाद उस लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। सोहेल नामक युवक, आखिर यह युवक कौन है? कब करेगी पुलिस इसे गिरफ्तार? जब पीड़ित परिवार पुलिस चौकी पर पहुंचा, लड़की के अपहरण होने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर जब चौकी पर जाते हैं पीड़ित परिवार, तो कहा जाता है कि बैठिए अभी हम देखते हैं। लेकिन कब तक देखते हैं? 10 से 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है और लड़का लगातार धमकियां देता रहता है। आखिर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। भ्रष्ट सिस्टम कब सुधरेगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? जिस तरह से लगातार पीड़ित के माता पिता लगातार रो रहे हैं, परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे इस भ्रष्ट सिस्टम पर मुझे थोड़ा सा भी रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। कब अधिकारियों की शक्ति बरतेंगी? कब अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर
योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। फिलहाल हम साथ बातचीत करेंगे पीड़ित परिवार से। बताइए क्या हुआ? मेरा नाम है मंजू देवी जी। मेरा पति के नाम है देवेंद्र दास। मैं हम छोटपुर कॉलोनी में रहते हैं 63 नवेटा में। मेरे साहिल नदाफ है, मेरा लड़की है चंद्रिका दास। साहिल नदाफ मेरा साल भर पहले मेरा लड़की के किडनैप करके लेके चला गया। उसका उम्र 17 साल की उम्र था तो लेके चला गया किडनैप करके। तो फिर कितना गुहार करके मेरे लड़की के बरामद करवा लिए। करवा के जब लाए थे तो मेरा बार बार धमकी दे रहा था क्या साहिल नदाफ कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हारा लड़की के मार के टुकड़े टुकड़े काट के सूटकेस में भर के पहुंचा देंगे आपको पास। मेरा धमकी दिया था। फिर भी जाके साहिल नदाफ मेरा चंद्रिका दास के क्या किया, ये 17 जून 2024 के मेरा लड़की के 4 गुंडा के लाके मेरा लड़की के अपहरण करके ले गया। थाना में और पुलिस चौकी पर पूरा गुहार लगा दिए, पूरा विनती कर लिए। जिला कलेक्टर है, दरोगा पुलिस है, सबसे गुहार कर लिए, मेरा कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरा चलिए, ये तो खबर थी नोएडा से लव जिहाद की, जो यहाँ पर आपको देखा हमारे संवाददाता ने उसको गहनता से कवर किया, बात भी की परिवार से, और इस तरीके के जो कृत्य हैं लगातार हम आपको दिखाएंगे। जनमत में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुलगाम की। कुलगाम में कल जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका लगा, क्योंकि सेना के 2 ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय सेना ने बताया कि आतंकी कई आतंकी हमलों में शामिल थे। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने आईईडी भी बरामद किया है और एक बड़ा हादसा टल गया है। आखिर क्या कहा है सेना अधिकारियों ने, आपको वो सुनना बेहद जरूरी है, वो सुनिए। आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 जुलाई को ज़िला कुलगाम में 2 जगह पे जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई। पहली जहां पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मॉडरगाम का इलाका है, जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है। इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है, जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया। जहाँ तक मॉडरगाम के एनकाउंटर का सवाल है, वहाँ पे जो मिलिटेंट जो है जो टेररिस्ट मारे गए उनका नाम जो है वो आदिल हुसैन वानी, जो कि ए कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था। ये रहने वाला जो था कुटपोरा शुपियन का था और ये 2021 से जो है इसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन किए थे। दूसरा इसका जो साथी था जो इस एनकाउंटर में मारा गया, उसका नाम जो है जो फैसल बशीर है, वो जो है वो वही शुपियन जो है कनीपुरा एक इलाका है वहाँ का रहने वाला था, जो रिसेंटली जो पहले एक जो है OGW का काम करता था, उसके बाद इसी साल जो है कुछ महीने पहले जो है वो उसने टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन की। और इन दोनों को जो है वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 तारीख को जो स्टार्ट हुआ, जो कंक्लूड जो है वो 7 तारीख को हुआ, ये दोनों टेररिस्ट मारे गए। जो आदिल, जो मैंने पहले आपको कहा कि एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये कुछ काफ़ी जो है वो केस FIR में पुलिस स्टेशंस में इन्वॉल्व था, जिसमें पुलिस स्टेशन शुपियाँ और पुलिस स्टेशन इमाम साहब शामिल है। जहाँ तक दूसरे एनकाउंटर का सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया कि चीनी गांव फिसल का इलाका है, यारीपोरा की हदूद में है पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे भी ये एनकाउंटर जो है ऑन स्पेसिफिक जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 4 जो है वो टेररिस्ट जो है मारे गए। इनमें जो नाम जो है, जिसमें यावर बशीर डार जो है जो एक कैटेगरी का जो है वो टेररिस्ट था, ये रहने वाला उसी इलाके का था। दूसरा जो है इसमें जो है वो जो मारे गए दूसरे तौहीद अहमद राथर और शकील अहमद वानी और जो है वो जाहिद अहमद डार,
जो है ये ऑपरेशन जो है वो कल कंक्लूड हुआ। तो ये जो है वो आपको जो है इस एनकाउंटर के इन दोनों में जो है वो FIR रजिस्टर हुआ है। पहले एनकाउंटर में जो है वो FIR 100/2024 पुलिस स्टेशन जो है वो कुलगाम में जो है रजिस्टर हुआ। दूसरे में जो है वो FIR 53/2024 जो है वो पुलिस स्टेशन यारीपुरा में है। इस एनकाउंटर में काफ़ी मिकदार में जो है वो असला और गोला बारूद जो है वो रिकवर हुआ, जिसकी डिटेल जो है अभी आपको बताई जाएगी। मैं लास्ट नाइट प्रदीप कुमार नैन 1 पैरा SF इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलकर HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 पैरा SF, 7 पैरा SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मडरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बहुत ही तेज़ी और होशियारी से सरप्राइज़ हासिल करते हुए जो टारगेट हाउस था उसको घेरे में ले लिया, और इसके बाद टेररिस्ट के पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची। DIG साहब ने कवर किया है दोनों ऑपरेशंस के बारे में। मैं आपको कमांडर 1 सेक्टर के तौर पे जो मेरे सेक्टर ने ऑपरेशन किया है चीनीगाम के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको चीनीगाम ऑपरेशन के बारे में बताऊं, आप सबको इस बात का पता है कि वहाँ हमारा एक बहादुर सिपाही प्रभाकर प्रवीण, जिन्होंने टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय दिया और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जनमत में अब बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में रविवार को संसदीय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों के सामने आते ही पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। दरअसल रुझानों में वामपंथी गठबंधन आगे निकल गया है। वहीं फ्रांस की पहली कट्टर दक्षिणपंथी सरकार बनाने की मरीन ली पेन के सपने को झटका लगा है। ऐसे में यहां नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने दंगा भड़का दिया। यहां प्रदर्शनकारियों को सड़क पर भागते, आग जलाते और उपद्रव करते हुए देखा गया। इन दंगों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में दंगारोधी पुलिस की तैनाती की गई। देश में भड़की हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नकाबपोश प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर दौड़ते, आग जलाते, उपद्रव करते और शहर में अशांति फैलाते हुए देखा जा सकता है। इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फ्रांस के आम चुनावों में वामपंथी गठबंधन अव्वल रहा। जैसे ही वामपंथी गठबंधन चुनावी नतीजों में जीता, फ्रांस में भीषण दंगे भड़क गए और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। वामपंथी प्रदर्शनकारियों ने दंगा किया। पेरिस की सड़कों पर वामपंथियों ने नंगा नाच किया और पेट्रोल बम जलाकर आग लगा दी। फ्रांस में इस बवाल को रोकने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। फ्रांस में वामपंथी गठबंधन की जीत अप्रत्याशित रही। चुनाव से पहले लगातार यह माना जा रहा था कि इस चुनाव में दक्षिणपंथी गठबंधन की जीत होगी। दक्षिणपंथी गठबंधन की नेता मरीन ली पेन के प्रधानमंत्री बनने के आसार जताए जा रहे थे, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पासा पलट गया और वामपंथी गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें लाने में सफल रहा। फ्रांस के हालिया चुनावों में वामपंथी गठबंधन ने 577 सीटों में से लगभग 182 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की रिनेसा पार्टी ने 163 सीटें जीती हैं। तीसरे नंबर पर ध्रुव दक्षिणपंथी गठबंधन है, जिसके खाते में 132 सीटें आई हैं।
577 सीटों वाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 289 का है और अभी तक किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन अंतिम परिणामों के सामने आने के पहले ही फ्रांस में भीषण हिंसा का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव नतीजों के रुझानों के साथ फ्रांस की सड़कों पर कब्जा कर लिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर गाड़ियों को इकट्ठा करके आग लगा दी और पुलिस से भी भिड़ गए। दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, कहीं कूड़ेदानों में आग लगा दी। फ्रांस के शहर नांतेस में भी दंगाइयों ने कहर बरपाया। अभी ये साफ नहीं है कि दंगाई किस गुट के हैं। पुलिस उन पर कब्जा करने में जुटी हुई है। दंगाइयों ने पेरिस के महत्वपूर्ण स्थानों पर तोड़फोड़ भी की है। फ्रांस में दंगों के इतिहास को देखते हुए पहले से ही इस हिंसा का अंदाजा लगाया जा रहा था। वामपंथियों की इस हिंसा करने की आशंका जताई जा रही थी। इसके लिए फ्रांस में 30,000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। पेरिस समेत बड़े शहरों में महंगी दुकानों में बैरिकेड लगा दिए गए थे ताकि दंगे के दौरान उन्हें लूट से बचाया जा सके। कुछ दुकानों के शीशों पर लकड़ी तक ठोक दी गई ताकि प्रदर्शनकारी यहां से ना घुसें। गौरतलब है कि वामपंथियों ने पहले चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद फ्रांस में जमकर दंगे किए थे। 30 जून 2024 को इन दंगाइयों ने फ्रांस में कस के कहर बरपाया। राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका के चलते पूरे देश में 30,000 दंगा विरोधी पुलिस तैनात कर दी गई। ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी के लिए भी एक झटका है। ये चुनाव संसद को 3 बड़े समूहों में विभाजित कर देगा। वामपंथी, मध्यमार्गी और चरम दक्षिणपंथी। यहाँ अभी तक मिलकर सरकार चलाने की कोई परंपरा नहीं है। वामपंथियों ने पहले चरण के चुनाव में दक्षिणपंथियों की बढ़त के बाद सार्वजनिक संपत्ति को जलाया था और पुलिस पर हमले किए थे। दूसरे चरण के बाद हिंसा किस समूह ने की है, ये स्पष्ट नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद अब फ्रांस में वामपंथी प्रधानमंत्री बनने के कयास लगाए जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। राहुल की जीत पर भारत का भी होगा फ्रांस जैसा हाल। 97% लोगों ने हां में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में, 97% लोगों ने हां बोला, 3% लोगों ने ना बोला। तो बहुमत ये मानता है कि राहुल की जीत पर भारत में भी फ्रांस जैसा हाल होगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे, यानी आज। यहां उन्होंने जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल राहत शिविर का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल गांधी ने सोमवार को लखीमपुर के फुलेरताल में एक राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से मिलने के लिए असम का दौरा किया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से मिलने सोमवार शाम 5 बजे करीब इंफाल स्थित राजभवन पहुंचे। राहुल आज असम और मणिपुर के दौरे पर थे। उन्होंने दोपहर 3 बजे के करीब मणिपुर के चुरचांदपुर में मंडप तुबॉइम रिलीफ कैंप में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी। इससे पहले राहुल दोपहर 12 बजे जिरीबाम पहुंचे थे। इससे पहले सुबह 10 बजे पहले असम के सिलचर पहुंचे। उन्होंने फुलेरताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। यह इलाका हिंसा प्रभावित मणिपुर से लगा हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को जानिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय यात्रा के दौरान मणिपुर पहुंचे। राहुल गांधी मणिपुर के जिरीबाम, चुराचांदपुर और मोइरुंग में राहत शिविरों में हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राहुल गांधी ने इस दौरान दुखी और मैतेई दोनों ही समुदायों के पीड़ितों से बातचीत की और उनका हाल जाना। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर सियासत भी गर्म नजर आई। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान भी राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा बार बार उठाया और मणिपुर मामले को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को टारगेट किया। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मणिपुर की यात्रा एक बार फिर ये तो संदेश दे रही है कि पीएम मोदी या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को मणिपुर का दौरा करना चाहिए और पीड़ितों से मुलाकात करनी चाहिए। पिछले साल मई से मैतेई और कुकी जोमी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष से त्रस्त है और इसी बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट लिखा
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी। मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। प्रियंका गांधी ने गीता पे लिखा कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवा ली, हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने शांति बहाली की न तो कोई सकारात्मक पहल की, न ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर में अशांति फैलाने के बाद से यह राहुल गांधी का तीसरा दौरा है। उन्होंने शांति और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया है कि हम हर हाल में आपके साथ हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल ये राज्य क्यों नहीं दिखते? इन राज्यों की ओर राहुल गांधी का ध्यान क्यों नहीं जाता? तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो गई? वहाँ के पीड़ित परिवारों से आखिर क्यों मुलाकात नहीं की? मुलाकात तो छोड़िए, एक बयान तक उन्होंने इस मामले पर नहीं दिया। अब पश्चिम बंगाल की बात कर लो, जहाँ ममता दीदी की सरकार में महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, बीच सड़क पर महिलाओं को पीटा जाता है। इन सब मामलों पर भी राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो अन्य राज्यों के मुद्दे पर बात तो कर सकते हैं। आखिर कब तक राजनीतिक दौरे करते रहेंगे राहुल गांधी और कब अन्य राज्यों का भी दौरा करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने जो प्रश्न पूछा आपसे वो भी आपको बता दें। राहुल का मणिपुर दौरा महज एक राजनीतिक स्टंट था क्या? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 91% लोगों ने हां में और 9% लोगों ने ना में जवाब दिया है। जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर मुंबई में पिछले कुछ दिनों से तस्वीर आपको दिखाएंगे। जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कई स्थानों पर 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश यहां पर दर्ज की गई। यह तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरों से आप देखिए बाढ़ बारिश का हार आपको हम बता रहे हैं। और रायगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं फटाफट, क्योंकि समय की यहां पर कमी है। रायगढ़ फोर्ट की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बादल फटा और ये देखिए बुरा हाल हो गया। यहां पर सैलानी किस तरीके से फंस गए और जान बचाने के लिए यहां पर लाले पड़ रहे थे। ये वो तस्वीर आपको हमने वो भी दिखाई है, देखिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में यानी जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।